प्रिय विद्यार्थी, good morning to one and all present in this lecture. I, Captain Dr. Vinod Kumar Perwa, Associate Professor of English, SRP Government College, Bandikui, will take class on the poem Kasurina Tree written by Toru Dutt. In previous class, we have discussed about the works of Toru Dutt, her life, and about the poem. So today we will study Toru Dutt's poem Kasurina Tree. This poem is one of the most beautiful creation of Toru Dutt. It is one of the miscellaneous poems of Toru Dutt. कैजुरना ट्री, जिससे कि तोरू दत्त को बेहद लगाव है, उसके साथ उसकी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, जिस पर वो एक गीत लिखना चाहती थी ताकि जिससे कि ये पेड़ अमर हो जाए और जो उनके ब्रदर और उनकी सिस्टर अबजू और आरू जो कि इमेच्योर या प्रीमेच्योर डेथ उनकी हो गई थी, तो उसकी वजह से वो उन बहन भाइयों की यादों को ताज़ा करने के लिए इस पोएम को उन्होंने लिखा और इस पोएम के मार्फत उन्होंने कैसुरिना ट्री को अमर बनाने की कोशिश किया है। उसे इस बात का एहसास है कि उसका काव्य कमज़ोर है, लेकिन फिर भी उसने इस गीत में एक असाधारण पेड़ के सौंदर्य के रूप में कैसुरिना ट्री को वर्णित किया है। और इस बात से यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि उनका जो लगाव है, शक्तिशाली प्रेम जो इस पेड़ के प्रति है, निश्चित रूप से उसको भुला दिए जाने से बचेगा। Look at this poem. In this poem, you can see that this is the complete text of the poem Kasurina Tree. Toru Dutt's Kasurina Tree. Before to start this poem, I would like to give a brief discussion about the words which are difficult to. Number one, Python. Python जिसको कि हम अजगर बोलते हैं, इट्स नॉन वेनमस स्नेक होता है, जो कि अजगर के रूप में जिसको जाना जाता है, वो जहरीला नहीं होता है। स्केयर्स जिसके कि डीप मार्क हैं, जिसको कहा जाए डेंट्स जो पड़ गए हैं, ये इसमें आप देखेंगे डीप मार्क्स। गैलेंटली ब्रेवली की जो अजगर की तरह, यानी कि कहा जाए एक गैलेंट की तरह, ये यहाँ पर इसमें दिया गया है। सो लुक एट लाइक अ ह्यूज पाइथन, विशाल काय अजगर की तरह, वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, और जिसके चारों तरफ वाइंडिंग हो रही है, ये क्रीपर लता जो वाइंडिंग हो रही है इसके ऊपर, उसको यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और जो कैसुरिना ट्री बहुत बड़ा, इसका ट्रंक देखिए डेंटेड है और इसके ऊपर एक क्रीपर चढ़ी हुई है, एक लता चढ़ी हुई है। द रग्ड ट्रंक जो डेंट्स इसके ट्रंक के ऊपर पड़े हुए हैं, ये यहाँ इन चीज़ों को बताता है। द रग्ड ट्रंक इंडेंटेड, थोड़े थोड़े गहरे गहरे इसमें डीप आपको डेंट्स दिखाई देंगे, विथ स्केयर द डीप मार्क्स अप टू वेरी समिट नियर द स्टार। और इसकी हाइट जो है, जो पेड़ की ऊंचाई है, ये बहुत ऊंचा है, यानी कि कैसुरिना जो ट्री है वो आश्चर्य और सौंदर्य से भरा हुआ है, बहुत बड़ा है, खुरदरा है, गहरे खरोंचों के निशान बने हुए हैं। इसका जो तना है बहुत रफ़ है, आकार बहुत बड़ा है, और एक ऐसे बड़े अजगर के समान है जिसके चारों तरफ बेल लिपटी हुई है, और बेल से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।
पेड़ ने लता को ऐसे लपेट रखा है, जो क्रीपर को आप देखेंगे, इस पेड़ ने लता को ऐसे लपेट रखा है जैसे कि किसी लड़की ने एक स्कार्फ अपने चेहरे पर लगा रखा हो। हाँ, तो इंडेंटेड विथ स्केच अप टू इट्स वेरी समिट, और बहुत ऊंचाई तक है। और क्या है, एक क्रीपर क्लाइम्स, क्रीपर जो बेल है वो इसके ऊपर चढ़ी हुई है। बेल जो है, ये आप देखेंगे कि ये बेल जो है ये चढ़ी हुई है इस ट्रंक पे। और ए क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्बार्स बाउंड, और ऐसे लपेटी हुई है, एम्बार्स बाउंड है, ऐसे लटी हुई है जैसे कि ये जो क्रीपर है इस पेड़ के बगैर जीवित नहीं रह सकती है। नो अदर ट्री कुड लिव बट गैलेंटली, अगर कोई दूसरा ट्री होता इस बरगद के स्थान पर, अगर कोई दूसरा ट्री होता तो अब तक वो ड्राई कर चुका होता, डेड कर चुका होता, यानी कि मर चुका होता, अभी तक वो जीवित नहीं होता। सो ये ऐसा भव्य ट्री है आपका कैसुलिना ट्री। अब नेक्स्ट लाइन्स में हम देखेंगे, जो नेक्स्ट आने वाली 6 लाइन है, इनमें अगेन हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ जाएंगे। तो जायंट सुपर ह्यूमन टू से एक दानव, जिसको अपन दानव के रूप में बोल सकते हैं, दानव के रूप में यहाँ पर है। क्रिम्सन डीप रेड, ठीक, जायंट सुपर ह्यूमन, क्रिम्सन क्लस्टर्स जो कि डीप रेड है। रिपोज मीन्स टू से द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब व्यक्ति सपने ले रहा होता है जबकि वो उन सपनों में खोया हुआ होता है, तो उसके बारे में अपन रिपोज करेंगे, नींद में सोया हुआ व्यक्ति। देखिए तो जाइंट है, ऐसा वियर किया हुआ है, ऐसा स्कार्फ वियरिंग है, लाइक एक गर्ल जिस तरीके से स्कार्फ लपेटे हुए है। एंड फ्लावर्स आर हैंग, और इसके ऊपर जो है फ्लावर्स हंग है। लुक एट दीज आर द फ्लावर्स, ये हंग है इन क्रीम्सन रेड, और कैसे हैं, रेड है, क्रीम्सन रेड, डार्क रेड है। क्लस्टर ऑल बॉक्स अमोंग, और क्लस्टर बिल्कुल कंपैक्टेड, नज़दीक बहुत ज़्यादा इसमें लगे हुए हैं। ऑल बो अमोंग, सारी ब्रांचेज पे आपको रेड ट्री दिखाई देंगे, रेड जो फ्लावर्स है वो दिखाई देंगे। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड्स एंड बी, और सारे दिन भर यहाँ पर बर्ड्स बी जो हैं गैदर्ड हो रहे होते हैं। एंड अलोंग विद दिस वेयर ऑन ऑल द डे गैदर्ड बर्ड्स एंड बी एंड ऑफन एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लो, और इन द इवनिंग आप देखेंगे रात्रि के समय जो गार्डन है पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो जाता है। और ओवरफ्लो किससे होता है, क्योंकि जब बर्ड्स हैं, बी हैं, वो पूरी तरीके से आकर के यहाँ रेस्ट करते हैं, इसकी जो ब्रांचेज के ऊपर रेस्ट करते हैं। और अब इस समय जो बर्ड्स की चिरपिंग है वो होती है, बी जो है हनी बी है, उनकी भिनभिनाहट होती है, उनकी हिन होती है। एंड ऑफ नाइट द गार्डन ओवरफ्लोज, और उसकी वजह से उस जो गार्डन है, यानी कि जो कैसुलिना ट्री है, उसको गार्डन के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है पोइट ने, और कि वो पूरे ऑल टाइम ओवरफ्लो हो रहा होता है विथ वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये सॉन्ग है इट विल नो एंडिंग, इसका किसी भी तरीके से कोई एंड नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू। और कैसे, संक्स डार्कलिंग फ्रॉम आ ट्री वाइल मैन रिपोज, और ये जो है जानवर जो हैं आप देखेंगे कि वो पूरे टाइम जो है संग कर रहे हैं, जो ट्री के साथ में जो है वो संग करते हैं, पक्षी जो हैं गीत गाते हैं कब, जबकि वाइल्ड मैन रिपोज जो कि ह्यूमन बीइंग है, दिन भर का कठोर परिश्रम करके आते हैं, अब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, उस समय हमें उन पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि पेड़ की सब टहनियों पर लाल रंग के फूल और गुच्छे लटके हुए हैं। अक्सर
पक्षी, मधुमक्खियाँ सारे दिन पर पेड़ पर रहते हैं, इनकी जो छाया है उसका आनंद लेते हैं। रात के समय पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, अलग अलग जो पक्षी हैं वो कलरव करते हैं, गाना गा रहे होते हैं, और उन सब का लेकिन जो गीत है, संगीत है, वो एक जैसा ही सुनाई देता है। ऐसा लगता है मानो रात के समय में जो पेड़ है वो स्वयं गीत गा रहा हो, जो ये पेड़ है ये कम्प्लीटली संग कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। और सारा संगीत रात को सुनाई देता है। गाना जब सुनाई देता है तो लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उस आनंद को एंजॉय कर रहे होते हैं। आने वाली जो नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं इनमें बाघ का वर्णन तो है ही है, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के रूप में अगर हम लेना चाहेंगे तो जो पहला है वो है केसमेंट। केसमेंट इट्स विंडो, क्रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द दिस वन, पेड़ की जो टोची है, चोटी है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है पेपर। तो आप देखिए कि कमरे की जब खिड़की खुलती है, व्हेन फर्स्ट माई केसमेंट इज वाइट ओपन थ्रोन, जब अर्ली इन द मॉर्निंग जब मेरी पहली खिड़की खुलती है वाइट टुवर्ड्स आउटसाइड, एट डॉन तब मैं नीचे देखती हूँ, सामने देख करके बेहद खुशनुमा माहौल मुझे दिखाई देता है। ऐसा मौसम लगता है जैसे कभी कभी विशेषकर जाड़ा के मौसम में पेड़ की चोटी पर बंदर एक मूर्ति के समान दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वो सूर्योदय का पहले दृश्य को देखने के लिए ललायित है। नीचे टहनियों पर बंदर के छोटे छोटे बच्चे उधर उछल कूद कर रहे होते हैं। कोयल का गाना दूर दूर तक सुना जा सकता है। गाय धीरे धीरे चारागाह की ओर जा रही हैं, और जो उनकी चाल धीमी है वो इसलिए हो गई है, ऐसा लगता है कि शायद वो सो रही हों। एक जो टैंक है वो चौड़ा टैंक यहाँ पर दिखाई देता है। पेड़ जो है वो बहुत सुंदर परछाई उस टैंक पर गिर रही है, और जो है ये कहेंगे कि वाटर लिली है वो खिले हुए हैं, सफ़ेद फूल हैं, वो ठोस बर्फ के समान ऐसा प्रतीत होता है। एट डॉन नीचे की तरफ जब मैं केसमेंट से देखती हूँ तो दूर से मेरे को जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, आइज डिलाइटेड विद द रेस्ट समटाइम द मोस्ट एंड इन विंटर, अक्सर विंटर के समय ऑन द क्रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, जो बैबून है वो आप देखिएगा एक ग्रे बैबून जो है बूढ़ा बंदर, ये जो बूढ़ा बंदर है टॉप ऑफ द ट्री बैठा हुआ है, लाइक ए स्टेचू शिट, एक मूर्ति के रूप में आप देखिएगा कि एक मूर्ति के रूप में बन करके बैठा हुआ है। एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द फर्स्ट सनलाइट एज इफ द बैबून इज सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द सनलाइट, लाइक ए स्टेचू वो बैठा हुआ वॉचिंग द सनराइज, और एंड इट इज़ वेटिंग कि कब सन अराइज होगा और मैं उनको देखूंगा, मेरी ठंड दूर होगी। वाइल ऑन द लोअर बोज, और जो नीचे की ब्रांचेज में है, नीचे की ब्रांचेज में आप देखिएगा कि जो बैबून के जो मंकी छोटे बच्चे हैं वो उछल कूद कर रहे हैं। हिज पनी ऑफ स्प्रिंग, पनी छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। लीप अबाउट एंड प्ले, खेल रहे हैं, इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट स्टिंजा द थर्ड वन, जो पोइटेस है इसके अंदर इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करती है कि जो मौसम है बहुत ही शानदार है, जो पक्षी हैं वो भी सुंदर तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। गाय है, आप दिखाई दे रहा होगा कि वो रिपोज कर रही है, लेटी हुई है। तो लुक एट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स के रूप में कोकिलाज ए बर्ड होती है, कोयल जिसको अपन बोलते हैं। वाटर लिलीज आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाटर लिलीज है। ये काऊ है जो स्लीपिंग कर रही है, ये कोकिला है। तो इस तरीके से ये पिक्चर आपके सामने है। वेंट स्ट्रोल, वेंट मीन्स स्ट्रोल, एम्बार्स गैदर्ड इन मास, जो कि बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। सो एंड फॉर एंड नियर, दूर नज़दीक दूर चारों तरफ से आपको
कोकिला हेल्स द डे, कोकिला दिन का जो है स्वागत करती है बहुत सुंदर तरीके से बोल करके। एंड टू देयर पास्चर वेंड और स्लीपी काउज, और पास्चर में दूर जो आपका चारागाह है वहाँ पर जो है काऊ है वो स्लीप कर रही है, वो लेटी हुई है, स्लीपी काउच एंड इट्स शैडो, और जो पेड़ की छाया है उसके अंदर, ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, एक बड़ा सारा टैंक बना हुआ है। दिस इज़ द टैंक, ये जो टैंक है, ये जो टैंक है ये वाटर टैंक है जिसके अंदर की पानी, ये पानी भरा हुआ है और लिली उसके अंदर है। सो ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर लगता है। बाय हो ट्री, इतने बड़े विशालकाय पेड़ के नीचे, सो ब्यूटीफुल वास्ट, और इतना बड़ा और विशालकाय दिख रहा है। द वाटर लिलीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ये वाटर लिलीज हैं। स्प्रिंग लाइक स्नो एम्बर्स्ट, और ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बर्फ़ के जैसे जम गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। तो विद्यार्थी, आज हम क्लास को अब यहीं विराम देना चाहेंगे। इसके आगे का जो वर्णन है हम आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते। आपको अगर ये क्लास में कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछिएगा, और अगर आपको ये पोइम समझ में आ रही है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।